सोहन अपने खेत में काम करके अपने घर की ओर जा रहा होता है और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, अरे तुम अंदर क्या बैठी पड़ी हो? अरे जरा पानी तो दे दो पीने के लिए। अभी तो आकर बैठी हूँ और कहने लगे हो कि पानी दे दो पानी दे दो। तुम्हें पता है ना, और जब एक बार बैठ जाऊं तो मैं उठने वाली में से नहीं हूँ। एक काम करो, खुद ही पानी लो और मुझे भी पानी दे दो, समझे? हाँ हाँ, जब से इस आलसी बीवी को अपने घर लाया हूं ना, तब से जीना नरक हो गया है, हैं? साला एक गिलास पानी भी नहीं पिलाती है। ऐसा कहकर बेचारा सोहन घर के बाहर ही बैठ जाता है, जिसके कुछ देर बाद आकर उसकी पत्नी रूपा उसे कहती है। खाना दो कह कह के पूरा घर सर पर उठा लिया और यहाँ बैठकर हवा खा रहे हो। बोलो। अरे हवा नहीं खा रहा हूँ, दोपहर में मैंने क्या खाया है मैं तो बस वही सोच रहा हूँ। क्या सुबह सुबह जल्दी उठकर हाथ पैर धो लिए और इतनी जल्दी जल्दी खा लिया तो क्या ही याद रहेगा इसमें? सोचने से क्या फायदा? हाँ, इतनी आलसी बीवी हो तुम, तुम्हें तो चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। आजकल तुमने तो कुछ अच्छा बहाना बना लिया है। आज तक तुमने कुछ अच्छा बनाया भी है, हैं? आलसी कहीं की। हाँ, ऐसा तो तुम बोलोगे ही। खाना तो वैसे भी मैं ही बना कर देती हूँ। ऐसा कहकर रूपा घर के अंदर चली जाती है। वहीं घर के बाहर बैठा सोहन अपनी किस्मत को कोसता रहता है। थोड़ी देर बाद वहां एक सन्यासी भिक्षु आते हैं। कोई घर में है क्या? ये ब्राह्मण कई दिनों से भूखा है, थोड़ी भिक्षा दे दीजिए। हाँ हाँ, वो तो देता ही हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। देखिए आपको कितनी तकलीफ हो रही है खड़े होने में भी। बेटा, पहले मुझे थोड़ा सा शीतल जल पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल्दी करो। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे वो बाहर खड़े बाबा को एक गिलास पानी तो दे दो, उन्हें बहुत तेज प्यास लग रही है। अच्छा, तो सिर्फ पानी ही दोगे? अब जब वो ऐसे वक्त पर आए हुए हैं तब तो तुम उन्हें 2 मुट्ठी अनाज दोगे। नहीं नहीं, 4-5 मुट्ठी दोगे। और बताओ तुम क्या क्या दोगे? अरे खुद का खाने का तो ठिकाना नहीं और देने चले आ गए। अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे, बाहर बूढ़े बाबा सुन लेंगे। देखो, अब मेरा मन बिल्कुल भी उठना बैठना हाथ चलाने का घूमने फिरने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर ये हाथ मेरे अपने आप लंबे हो जाए तब मैं यहाँ बैठे बैठे ही अनाज दाल चावल आटा सब दे सकती हूँ उन सन्यासी बाबा को, वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे हाथ ही लंबे नहीं हुए तो मैं उन बाबा को खुश कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, जब तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो फिर जैसा तुम चाहोगे अब वैसा ही होगा। अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो तुम्हारा हाथ लंबा हो जाए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हाथ तो लंबे होते जा रहे हैं। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सांप जैसा हाथ कैसे हो रहा है, हैं? अरे ये क्या हो रहा है? आज तो मैं जा रहा हूँ, बस तुम लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ऐसा कहकर वो सन्यासी बाबा वहां से चले जाते हैं। तो वहीं रूपा अपने आप से कहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो एक जगह बैठकर घर के सारे काम कर सकती हूँ। अब तो लंबे हाथ होने का फायदा ही फायदा है। ऐसा कहकर रूपा बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब रूपा खाना बनाने लगती है, जहां वो अपने लंबे हाथों से कटहल के पेड़ से कटहल तोड़कर अपने पास ले आती है। वाह, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। अब तो बैठे बैठे सारे काम मेरे आसान हो गए हैं। वो ऐसा कहते हुए कभी अपने लंबे हाथों से पानी की बाल्टी ले आती है तो कभी बाहर से सूखी लकड़ियां। उसके हाथ घर के बाहर ऐसे इधर से उधर चलते रहते हैं, जिसे देखकर गांव वाले भी आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये देखो, सच में सोहन सही कह रहा था, उसकी पत्नी के तो वाकई में लंबे हाथ हो गए हैं। ठीक कहा, वो तो अपने लंबे हाथों से इधर उधर सारी चीजें खींच लेती है। बूढ़ी बाबा, ऐसा तो हम अपना जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सच में गजब है, इस लंबे हाथ वाली औरत की खबर पूरे गांव में फैला देते हैं। बहुत मजा आएगा जी, जब सबको इसके बारे में पता चलेगा। तभी वहां पर अपने घर के बाहर सोहन आकर उनसे कहता है। हाँ हाँ, खूब मजे ले रहे हो ना, खूब मजे ले रहे हो तुम लोग। कभी लंबे हाथ वाली औरत को देखा नहीं तुम लोगों ने, हैं?
सारा दिन कुछ करते धरते तो हो नहीं तुम लोग, बस यहीं पर दूसरों घर पे जाके ताका झाकी करते रहो। देखो, अगर तुम लोगों को ये देखना है ना तो तुम सबको 5-5 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे फ्री में नहीं होता ये सब कुछ। अगर जेब में रुपया है तो अभी के अभी दे दो, वरना अभी के अभी अपने घर चले जाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा बिजनेस खोला है। चलो कोई बात नहीं है, इससे हमें कुछ तो नई चीज देखने को मिलेगी। हमने तो इसे फ्री में देख लिया है, लेकिन अब जो भी आएगा वो तुम्हें अपने जेब से पैसा देकर ही देखेगा। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं सोहन अपनी पत्नी से उस लंबे हाथ दिखाने की बात पर पैसे लेने वाली बात बताता है, जिस पर दोनों पति पत्नी काफी खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद उनके घर के बाहर काफी लंबी लाइन लग जाती है। उसके लंबे हाथ को देखने के लिए उसके घर के बाहर काफी सारे लोग खड़े होते हैं। वो अपने लंबे हाथों से कभी दिए को बाहर रखती है, तो कभी पौधों में पानी डालती है, तो कभी कुछ कुछ करतब करके लोगों का मनोरंजन करती है। ऐसे ही वो सुबह से शाम तक काफी पैसे जमा कर लेते हैं और अब रात हो जाती है, जहां रूपा को सोने में काफी समस्या होती है। क्या हो गया भाग्यवान, कब से देख रहा हूं तुम करवट बदलते जा रही हो, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। कोई तकलीफ हो रही है क्या? क्यों क्यों कर रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं इस लंबे हाथ को लेकर सो ही नहीं पा रही हूँ, कभी यहाँ से वहाँ तो वहाँ से यहाँ कर रही हूँ। अरे ये तो तुम्हारा हाथ है, इसे तुम कहाँ रखोगे? तुम्हारी समस्या है ना, मेरी थोड़ी ना है। इन सब से मुझे क्या? हाँ हाँ, ये तो तुम कहोगे ही, तकलीफ तो मुझे हो रही है। इस तरह आपसी लड़ाई के बाद सोहन और रूपा जैसे तैसे रात गुजारते हैं और अगली सुबह हो जाती है। अरे ये मैं अपने बालों में कंघी क्यों नहीं कर पा रही हूँ? चलो छोड़ो इसे, एक काम करती हूँ, चलकर थोड़ा खाना खा लेती हूँ। ऐसा कहकर रूपा खाना खाने के लिए बैठती है, लेकिन अब अपने लंबे हाथों की वजह से खाना खा नहीं पा रही थी। उसका खाना उसके मुंह के ऊपर ही गिर जाता है। ओहो, किस मुसीबत में पड़ गई रे बाबा। खाने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो खाना मुंह पर गिर जाता है। बाल संवारने के समय कंघी सर पर पहुंच ही नहीं पाती। मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा, गर्मी से हालत खराब हो गई। हाथ में पंखे लेकर हवा कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर रूपा अपने हाथ में पंखा तो ले लेती है और करने भी लगती है, लेकिन उसके लंबे हाथ की वजह से उस तक हवा नहीं पहुंच पाती। अरे ये क्या हो रहा है, हवा भी ठीक से नहीं लग रही है, क्या करूं? ऐसा कहकर वो अपने घर के अंदर आती है और वो अपने हाथों को संभाल नहीं पाती है। कभी चलाते वक्त उसे चोट लग जाती है, तो कभी वो अपने हाथों के नीचे बैठ जाती है। अरे बाप रे, लग गई बहुत जोर से। अब क्या करूं? अब क्या होगा? क्या हो गया भाग्यवान, इस हाथ को लेकर तो तुम बहुत खुश थी, अब ये रोना धोना क्यों कर रही हो? हैं? रो रो कर पूरा घर भिगो दिया तुमने। अरे भाई, आज तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, आखिर क्या हुआ आज? अरे वाह, बड़े हाथ वाली, बाहर तो आओ, हम भी तो देखे ये बड़ा हाथ कैसा होता है। शर्म करने से अब क्या होगा? अब तो तुम्हें दहलीज के बाहर आना ही होगा। अब देखना, वो नहीं उसका लंबा हाथ आएगा। क्या करूं, इस हाथ से तो मुझे तकलीफ हो रही है और इन गांव वालों को तो मनोरंजन चाहिए। अरे भाग्यवान, अब तुम्हें क्या हो गया है? कल तो तुम बड़े मजे से अपना खेल दिखा रही थी और अब तो तुम कह रही हो कि तुम्हें दिक्कत हो रही है। अरे मैं क्या कोई सर्कस का जोकर हूँ जो तुम यहाँ टिकट काट कर मेरे हाथों को दिखाने के लिए बुला रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने और इन हाथ का मजाक नहीं बनवा सकती। अब ये हाथ मैं बाहर बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? रूपा सोहन की एक भी नहीं सुनती और वो अपने घर से भागने लगती है। वो भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है। उसका हाथ ऐसे ही जमीन पर रेंगता है और कुछ देर बाद वो भागते भागते एक नदी के पास पहुंचती है। बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकती। ना रहेगा हाथ, ना रहेगी लोगों की हंसी। अब ये हाथ लेकर मैं नदी में कूद जाऊंगी। मुझे अब नहीं रहना। ये क्या कह रही हो बेटी? तुमने ही तो लंबे हाथ की इच्छा जताई थी और मैंने दे दी। अरे बाप रे सन्यासी बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो?
ये बात तो ठीक है, अब तो तुम्हारा लंबा हाथ होने का नशा उतर गया है ना। हाँ, उस दिन मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। इस हाथ से ना मैं ठीक से खा सकती हूँ, ना सो सकती हूँ। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। मुझे ये लंबा हाथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये लंबा हाथ वापस पहले जैसा कर दीजिए बाबा। रूपा की ये इच्छा जताते ही उसका लंबा हाथ दोबारा से साधारण रूप में आ जाता है। हे सन्यासी बाबा, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा हाथ पहले जैसा हो गया। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। अब मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करूँगी और अपना काम ठीक से करूँगी। आकाश, मैं कह देती हूँ, अब मैं तुम्हारी माँ को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरे दिन घर का काम कर करके मैं थक जाती हूँ और तुम्हारी माँ बस बिस्तर पर पड़ी पड़ी आराम फरमाती रहती है। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। रोज ही तो मैं पूरा दिन काम करती हूँ। बस आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। आकाश बेटा, अब मुझसे ये घर का काम नहीं होता। मेरी उम्र हो चली है। माँ, अगर आप ऐसे कहोगी तो कैसे चलेगा? ओहो माँ जी, अब आपसे काम भी नहीं होगा। अगर अभी आपकी गांव की सहेलियां आ जाए तो अभी आप उनके साथ टहलने निकल जाओगी और ऐसे में आपकी तबीयत खराब रहती है। आकाश जी, अब मैं कह देती हूँ, अब इस घर में या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। बहू, ये तू कैसी जिद कर रही है? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की जिंदगी संवारने में निकाल दी। अरे आकाश के बापू का जब देहांत भी हो गया था तब भी अकेले ही मैंने इसे इतना पाल पोस कर बड़ा किया। अब इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगी? माँ जी, वहीं पर जाइए आप जहाँ आप बरसों पहले अपने पति के साथ रहा करती थी, गांव में। वो पुराना वाला घर आज भी वैसा ही है। माँ देखो, मैं अब आपकी वजह से शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं कर सकता अपना, ठीक है? अब आप हमारी जिंदगी में जहर घोलना बंद कर दीजिए प्लीज, और खुशी खुशी इस घर को छोड़कर उस झोपड़ी में चले जाइए। बस बेटा, यही सुनना तो रह गया था। मेरे दूध का कर्ज तूने आज ये सब कहकर उतार दिया है। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, लेकिन आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा कहकर ममता उस घर को छोड़कर अपने पुराने घर में जाने लगती है। वो चलते चलते पूरे रास्ते रोते हुए जाती है और अपने झोपड़ी के घर में पहुंचकर कहती है, सही हुआ आकाश के बापू, आप पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर आपने अपने बेटे की हरकत आज देखी होती तो आप भी जीते जी मर जाते। ममता इस तरह से अपने आप से बातें करते हुए अपने पति की फोटो संदूक से निकालती है। तभी संदूक में उस फोटो के साथ एक लाल पोटली में ममता को दिखाई देता है। अरे ये क्या, इस लाल पोटली में क्या है? इसमें तो बीज है, पर किस चीज का है? लग रहा है ये आकाश के बापू ने रखा होगा। एक काम करती हूँ, आज भी मेरे पास एक खेत का टुकड़ा है, इस बीज को मैं उसी में बो देती हूँ। जो भी हो, कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा। ऐसा सोचकर ममता उस बीज को अपने घर के पास वाले खेत में ले जाकर बो देती है और फिर वापस अपने घर आकर अपने आप से कहती है, हे ऊपर वाले, क्या फायदा ऐसी औलाद का जो एक बार भी अपने माँ के बारे में ना सोचे कि वो इस उम्र में कहाँ जाएगी। आज ना तो मेरे पास अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। आज की रात तो मुझे ऐसे ही पानी पीकर ही गुजारना पड़ेगा। ऐसा कहकर ममता पानी पीती है और फिर वो सो जाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो अपने खेत पर जाती है और वहां पर जाकर देखती है और देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां उस खेत में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था जिसमें ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। साथ ही पूरे खेत में बैंगन ही बैंगन लहरा रहे थे। हे ऊपर वाले, ये मैं कैसा चमत्कार देख रही हूँ। कल ही तो मैंने ये बीज बोए थे और आज इतने सारे बैंगन लग भी गए। और ये क्या, इस पेड़ पर भी इतने सारे बैंगन हैं। ये तो कोई ऊपर वाले का करिश्मा लगता है। इसके बाद वो बुढ़ी अम्मा उस खेत से बैंगन तोड़ने लगती है। वो काफी बैंगन तोड़कर एक टोकरी में भर लेती है
आज के लिए इतने बैंगन ही काफी है। मैं इन्हीं को जाकर बाजार में बेच आती हूँ। ऐसा कहकर ममता बाजार की ओर जाने लगती है। दरअसल ममता के बैंगन काफी चमकदार और ताजा प्रतीत होते हैं। वो बाजार में जाती है और आवाज लगाने लगती है, बैंगन ले लो, बैंगन बस 10 रुपए किलो, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सस्ते बैंगन। बैंगन ले लो, बैंगन बस 10 रुपए किलो। अरे ये क्या काकी, इतने सस्ते बैंगन आप क्यों बेच रही हो? बाजार में बैंगन का भाव 20 रुपया किलो है और आप पूरे आधे रेट में ही बेच रही हो। अब क्या करूं बेटा, मेरी उम्र हो चली है। मैं सस्ते में बेचकर यहाँ से जल्दी जाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा समय तक यहाँ बैठ नहीं सकती ना। इस तरह बूढ़ी अम्मा हरिराम की बातों का जवाब देती है और फिर से अपने बैंगन को बेचने के लिए आवाज लगाने लगती है। कुछ ही देर में वहां पर बहुत से ग्राहक आ जाते हैं। अम्मा मुझे 4 किलो बैंगन दे दो। ओ अम्मा, मुझे 7 किलो बैंगन दे दो। आपके बैंगन कुछ ज्यादा ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाकी दुकानदारों से तो आपके बैंगन ही बेहतर हैं। ये लो बेटा तुम्हारे बैंगन। इस तरह ममता अपने ग्राहकों को बैंगन दे देती है और पैसे ले लेती है। हरिराम इस तरह से बूढ़ी काकी का बैंगन बिकता हुआ देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलता है। अरे ये क्या माजरा है, काकी ने तो आते ही अपने सारे बैंगन बेच दिए। वैसे ये बात तो है कि मैं मंडी से बैंगन लेकर आता हूँ तो भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, और काकी के बैंगन बहुत ही अच्छे और सुनहरे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह हरिराम भी ममता के बैंगन देखकर हैरान था। ममता अपने सारे बैंगन बेच देती है और अपने लिए बस एक बैंगन बचा लेती है। आज बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। एक काम करती हूँ, दुकान जाकर थोड़ा राशन खरीद लेती हूँ। ऐसा कहकर ममता अपने लिए दुकान पर जाकर राशन खरीदती है और घर पर जाकर अपने लिए खाना बनाती है। कुछ समय बाद वो खाना खाते समय ऊपर वाले को धन्यवाद अदा करती है। प्रभु, आपने ये साबित कर दिया है कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो। ऐसा कहकर ममता अपना पहला निवाला अपने मुंह में लेती है और ऐसे ही खाना खाकर वो सो जाती है। अगली सुबह जब वो दोबारा खेत पर जाती है तो वो देखती है कि आज खेत में कल के मुकाबले और भी ज्यादा बैंगन लगे हुए होते हैं। अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, कल इतने सारे बैंगन तोड़ने के बावजूद भी आज भी इतने ही बैंगन खेत में मौजूद हैं। ये तो सचमुच का चमत्कार है। एक काम करती हूँ, आज भी थोड़े बैंगन तोड़कर बेच आती हूँ। ऐसा कहकर ममता कुछ बैंगन तोड़कर मंडी में ले जाती है और वहां बेचने लगती है। तभी हरिराम वहां पर आकर कहता है, काकी आप वैसे भी पूरा दिन बैठकर इन बैंगनों को बेचोगी, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपने सारे बैंगन मुझे ही दे दीजिए अपने कल वाले भाव में। बेटा मैं तो बेचने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो। नहीं नहीं काकी, मुझे क्या समस्या होगी। ऐसा कहकर हरिराम ममता के सारे बैंगन खरीद लेता है और उनके पैसे देकर वहां से रवाना हो जाता है। उसके बाद वो उन बैंगनों को 20 रुपए किलो के हिसाब से सभी को बेचने लगता है और वो ये देखता है कि उसके बैंगन बिकने भी चालू हो जाते हैं। कुछ देर में ममता के बैंगनों के साथ साथ उसकी सारी सब्जियां भी बिक जाती है। अरे ये क्या, मैं तो पूरा दिन भी अगर यहाँ बैठता था तब भी मेरी सब्जियां नहीं बिकती थी। जरूर उन बूढ़ी काकी के बैंगनों में कोई तो बात है। हरिराम ऐसा अपने आप से कहकर घर चला जाता है और आज की सारी बात अपनी पत्नी कौशल्या को बताता है। अरे हाँ भाग्यवान, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जरूर उन काकी के बैंगनों में कोई ना कोई शक्ति जरूर है। बैंगनों को देखते ही ग्राहक खुद ब खुद चले आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम उन काकी के बैंगन सारे खेत से चुरा लो। शायद तुम सही कह रही हो। अगर हमें बड़ा आदमी बनना है तो यही एक रास्ता है। मैं आज ही रात में उस खेत को खोजकर उस खेत के सारे बैंगन चुरा लूंगा। इस तरह हरिराम अब रात होने का इंतजार करता है और ममता काकी से पहले वो खेत को ढूंढता है और उसके खेत में चला जाता है जहां काफी चमकदार ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। इस बुढ़िया ने बड़े ही अच्छे बीज लगाए हैं। अभी 1-2 बोरी भर चुका हूँ, फिर भी कितने सारे बैंगन अभी भी बाकी हैं। 3 बोरी और भर लेता हूँ।
5 बोरी बैंगन भरकर हरी राम अपने घर आ जाता है और उन बैंगनों को अपने घर में रख लेता है। फिर अगली सुबह, हे ऊपर वाले, बस तू अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बेटे बहू ने तो मुझे छोड़ दिया है, बस अब तेरा ही एक आसरा बचा है। इस तरह ममता अपने ऊपर वाले को याद करती है और अपने लिए खाना बनाकर खाकर खेत पर आ जाती है, जहां वो देखती है कि पहले से ही ढेर सारे बैंगन तोड़कर रखे हुए थे। अरे इतने सारे बैंगन किसने तोड़कर रख दिए? अब इतने सारे बैंगन मैं अकेले कैसे बेचूंगी? एक काम करती हूँ, इन बैंगनों को सड़क किनारे रख लेती हूँ, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। इसके बाद वो बुढ़ी काकी उन बैंगनों को लेकर सड़क किनारे बेचने के लिए चली जाती है। उधर हरिराम जब उन चुराए बैंगनों को सुबह बेचने के लिए घर से निकलता है तो उन बोरियों के अंदर बैंगन की बजाय सांप थे और बाकी सभी बोरियां खाली थी। इतने सारे सांपों को देखकर हरिराम यहाँ से वहां भागने लगता है। अरे बचाओ, अरे अरे ये मैंने तो बैंगन रखे थे, ये सांप कहाँ से आ गए? अरे कोई बचाओ मुझे। अरे काकी, लगता है काकी ने कोई जादू किया है। हरिराम भागता हुआ उन बूढ़ी काकी के पास जाता है। उधर बूढ़ी काकी के पास एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा शेफ उन बैंगनों को खरीदने के लिए आता है और 5 किलो बैंगन 50 रुपए किलो के हिसाब से लेता है। इसके बाद उन बूढ़ी अम्मा के पास और भी ढेर सारे ग्राहक आते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। वहीं वो सब्जी वाला आकर काकी से माफी मांगता है और उनसे सारी बातें बताता है। क्या? इसका मतलब सारे बैंगन जो तुमने बोरे में भरकर रखे थे वो सब अपने आप खेत से आ गए और तुम्हारे घर में सांप आ गए? अरे इसका मतलब ये कोई जादुई बैंगन है। उस दिन के बाद से ममता अपनी जादुई बैंगन को बेचकर बेशुमार पैसे कमाती है। ये सब देखकर उसके बेटे बहू उसे लेने के लिए भी आते हैं, लेकिन ममता को यह सब पता था कि वो उसे लेने के लिए नहीं आए हैं बल्कि उसके पैसों को लेने के लिए आए हैं। इसलिए वो वहां जाने से इनकार कर देती है और अपने जादुई बैंगन के साथ अपने आगे की जिंदगी को बिताती है और खुशी खुशी रहने लगती है।